गांव नौसर के बड़े चौधरी बरकतुल्लाह का खास मुलाजम बरक रफ्तारी के साथ गांव की छोटी सी डिस्पेंसरी में दाखिल हुआ और वहां मौजूद एक डॉक्टर से मुखातिब हुआ। डॉक्टर साहब जल्दी चलें, बड़े चौधरी साहब की बेटी शदीद जख्मी हो गई है। दोपहर ढल रही थी। मौका पर मौजूद एक नौजवान लड़के ने पहले तो अजीब सी नजरों से आने वाले को देखा, मगर चौधरी का नाम सुनकर फौरन कुछ जरूरी मरहम पट्टी का सामान साथ लिया और कहा, तुम ये सामान पकड़ो, मैं डॉक्टर साहब को उनके क्वार्टर से बुला देता हूं, वो अभी ड्यूटी ऑफ करके गए हैं। मुलाजिम ने सामान पकड़ लिया और वो नौजवान डिस्पेंसरी से मुल्हका एक घर में दाखिल हुआ और कुछ ही देर बाद एक नौजवान डॉक्टर के साथ नमूदार हुआ। आने वाला मुलाजिम पैदल ही दौड़कर आया था, लेकिन डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट लड़के की मोटरसाइकिल ली और मुलाजिम को साथ लेकर चौधरी बरकत की हवेली की जानब रवाना हुआ। पूरी हवेली में भाग दौड़ नजर आ रही थी। मुलाजिम, औरतें और मर्द बार बार दौड़कर दरवाजे में आते और ये देखकर वापस लौट जाते कि डॉक्टर अभी तक नहीं आया था। लेकिन मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर मुलाजिम फिर दौड़े आए और डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ खड़े हुए। साहब जल्दी करें, बड़े चौधरी की बेटी का बहुत खून बह रहा है और खुद चौधरी भी बहुत आग बगोला हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता था और अब उसकी आंखों सामने उसकी इकलौती बेटी खून में लथपथ थी। डॉक्टर तेजी से एक मुलाजिम के साथ साथ हवेली की अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। मुलाजिम तो वहीं रुक गया क्योंकि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। दरवाजे पर दो औरतें मौजूद थी जो मुलाजिम दिखाई देती थी। वो डॉक्टर को लेकर एक कमरे में दाखिल हुई। कमरे में चौधरी, उसकी बीवी, दो नुकरानियां और एक नौजवान लड़की बिस्तर पर दराज थी और चौधरी की इकलौती बेटी अंदलीब थी जिसके पांव पर कपड़े की एक पट्टी बंधी हुई थी। चौधरी बरकत डॉक्टर को देखकर उठ गया और बोला, आइए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जख्मी हो गई है और बहुत खून बह गया है, प्लीज जरा देखें तो सही। डॉक्टर ने सामान वाला बॉक्स पलंग पर रखा और नजर उठाकर लड़की को देखा जो दर्द से करा रही थी। वो एक हसीन दोशीज़ा लग रही थी जिसके खूबसूरत रुखसार पर आंसू बह रहे थे। डॉक्टर लड़की के जख्मी पांव की जानब मुतवज्जा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कपड़े के आरजी पट्टी को खोलने लगा। लड़की एक बार फिर से सिसकारी भरने लगी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, हल्की सी खराश थी जिससे खून रिस रहा था। डॉक्टर ने नजर उठाकर चौधरी और उसकी बीवी की जानब देखा और तसल्ली दी कि जख्म मामूली है, मैं पट्टी बांध देता हूं, जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की आवाज लड़की के कानों में पड़ी तो एकदम से उसने आंखें खोलकर सामने बैठे नौजवान डॉक्टर को देखा तो उससे अपनी नजरें ना हटा सकी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी की और एक बार फिर लड़की की जानब देखा जो उसे देखी जा रही थी। जब दोनों की आंखें चार हुईं तो दोनों घबरा गए। आखिर हिम्मत करके डॉक्टर ने लड़की से पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? दर्द तो नहीं हो रहा? लड़की ने सर हिलाकर जवाब दिया कि दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन तैयार किया तो लड़की घबराकर सिमट सी गई। चौधरी और उसकी बीवी ने अपनी बेटी को तसल्ली दी कि कुछ भी नहीं होगा। शायद उस लड़की का इंजेक्शन लगवाने का पहला तजर्बा था। डॉक्टर उस लड़की के और करीब हो गया और बाजू से कमीज हटाने को कहा। लड़की घबरा रही थी और सर हिलाकर नहीं नहीं कह रही थी और अपने बाबा की तरफ देखने लगी। बाप ने भी समझाया कि इंजेक्शन लग गया तो तकलीफ कम हो जाएगी। वो लड़की छोटी बच्ची बनी हुई थी, शायद वालिदैन की लाडली बेटी थी। आखिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और लड़की ने हल्की सी सिसकारी भरी और गुस्से भरी नजरों से डॉक्टर को देखने लगी जैसे अभी उसकी जान ले लेगी। उस लड़की की इस अदा पर डॉक्टर मुस्कुराकर रह गया और वो वापस जाने के लिए इजाजत तलब करने लगा। चौधरी बरकत डॉक्टर के साथ मर्दाना हिस्से में आ गया। चौधरी ने उसे बैठे का कहा और मुलाजिम को चाय पानी लाने का कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वैसे आप गांव की डिस्पेंसरी में नए आए हैं क्या? चौधरी ने नौजवान से पूछा। जी हाँ चौधरी साहब, ये दूसरा हफ्ता है। MBBS करने के बाद आर्जी तौर पर मेरी अपॉइंटमेंट आपके गांव में हुई।
मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान अशरफ है। मेरा साथ आपके ही गांव का एक काबिल लड़के का असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। उसका नाम रहमत है। हाँ, वो लड़का जिसके माँ बाप नहीं हैं, शायद एक बहन है। बहुत अच्छा लड़का है। पहले वही हवेली में आया करता था। हमारे लिए तो वो भी डॉक्टर है। और डॉक्टर साहब, किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। इतने में मुलाजिम चाय और बिस्किट ले आया। डॉक्टर सुल्तान थोड़ी देर बाद वापस डिस्पेंसरी में लौट आया। रहमत को अपनी तरफ आता देखकर डॉक्टर सुल्तान ने उसके सवालों से बचने के लिए खुद ही तफसील बता दी और दोनों देर तक हंसते रहे। सुल्तान रात जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो अंदलीब का खूबसूरत सरापा ख्वाब में भी नजर आने लगा। दूसरी तरफ अंदलीब भी अपने पाँव का दर्द भूल चुकी थी और एक अजीब सा मीठा मीठा दर्द दिल में महसूस करने लगी। यही से उन दोनों की मोहब्बत का आगाज हुआ। अगले दिन फिर एक मुलाजिम डॉक्टर सुल्तान को लेने आ पहुंचा कि चौधरी की बेटी की पट्टी तब्दील करनी है, लेकिन सुल्तान खुद तो ना जा सका। अलबत्ता रहमत को ज़रूरी हदायत देकर हवेली रवाना कर दिया। चौधरी की बेटी अंदलीब ने जब देखा ये तो रहमत है, जिसे वो पहले भी जानती थी, जो उसी गांव का लड़का था। पट्टी तब्दील करते हुए आखिर अंदलीब का सबर जवाब दे गया और उसने रहमत से पूछ ही लिया, वो जो कल डॉक्टर साहब आए थे वो कहाँ है? रहमत जो पट्टी तब्दील कर चुका था, उसने निहायत अदब से जवाब दिया, बीबी जी साहब इसलिए नहीं आ सके क्योंकि डिस्पेंसरी में आज रश ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। अब तो आपके पाँव का ज़ख्म कुछ बेहतर है, बस अब मज़ीद पट्टी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कहकर रहमत वापस चला आया। डॉक्टर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए चौधरी की बेटी का पूछा तो रहमत ने मुख्तसरन बता दिया, और ये भी कि वो आपका भी पूछ रही थी। ये सुनकर सुल्तान के दिल में गुदगुदी होना शुरू हो गई। वो दिन भी इसी तरह गुजर गया। अगले दिन जब डॉक्टर सुल्तान डिस्पेंसरी में आया तो अपने कमरे में चौधरी की बेटी अंदलीब को देखकर उसका दिल धड़कना भूल गया, जिसे वो रात भर याद करता रहा था। वो हसीना कातल सामने बैठी थी। डॉक्टर सुल्तान को देखकर अंदलीब की भी कुछ यही हालत थी। आज इत्तेफाक से डिस्पेंसरी में कोई मरीज भी नहीं था। डॉक्टर सुल्तान अपनी मखसूस कुर्सी पर बरजमान हुआ और अंदलीब से उसकी खैरियत दरियाफ्त की। उसने एक बार नज़र उठाकर सुल्तान को देखा और फिर मुस्कुराकर नज़रें झुका ली। पाँव का जख्म तो अब ठीक था, मगर एक नया जख्म लग चुका था, जिसका इलाज अब सिर्फ डॉक्टर सुल्तान ही कर सकता था। आग दोनों तरफ से बराबर लग चुकी थी। दोनों एक दूसरे की नज़रों की प्यास बुझा रहे थे कि अचानक एक सेहतमंद नौजवान डॉक्टर सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ, जिसका अंदर आने का अंदाज सुल्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चौधरी बरकत के छोटे भाई का बेटा दिलावर था, जो डिस्पेंसरी के बाहर चौधरी की गाड़ी देखकर अंदर चला आया था। लेकिन डॉक्टर के सामने अंदलीब को बैठा देखकर उसके चेहरे के तेवर ही बदल गए। अंदलीब ने एक नफरत भरी निगाह दिलावर पर डाली और डॉक्टर सुल्तान से मुखातब हुई, डॉक्टर साहब, मेरा पाँव अब ठीक है, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। ये कहकर वो उठ गई और अपनी मुलाजमा के साथ दोबारा वापस हवेली चले गई। लेकिन दिलावर ने रुककर एक नज़र डॉक्टर सुल्तान को देखा और अपनी मूंछों को ताव देते हुए बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर सुल्तान समझ गया कि दिलावर कोई अच्छा इंसान नहीं था। सुनने में आया था कि चोरी की बहुत सी वारदातों में उसका हाथ था और उसने नामी ग्रामी गुंडों की एक फौज पाल रखी थी। दिलावर के चले जाने के बाद रहमत अंदर दाखिल हुआ और हैरत से पूछने लगा कि जनाब, आज तो बड़े बड़े मरीज आ रहे हैं और ये दिलावर आज डिस्पेंसरी में कैसे आ गया? हालांकि इसकी भरपूर कोशिश थी कि गांव में डिस्पेंसरी ना बने। ये तो भला हो बड़े चौधरी साहब का, जिनकी कोशिशों से गांव वालों के लिए सरकारी डिस्पेंसरी बन गई। सुल्तान को रहमत से बहुत सी मालूमात मिलती रहती थी। रहमत अपनी एक बड़ी बहू बहन के साथ घर में रहता था। वालदैन फोत हो चुके थे। रहमत मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सका, फिर एक कोर्स करके डिस्पेंसरी में भर्ती हो गया। ए बहन की शादी भी फिक्र थी और फिर अपने बारे में भी कुछ सोचता था। डॉक्टर सुल्तान के आने से रहमत को बहुत आसरा मिला,
क्योंकि सुल्तान उसका भाइयों की तरह ख्याल रखता था। रहमत ने सुल्तान से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ली क्योंकि उसे अपनी बहन को साथ वाले गांव अपनी फूफी के घर लेकर जाना था। दोपहर तक वापस आ जाने का कहकर वो डिस्पेंसरी से रवाना हो गया, लेकिन वापसी पर कुछ देर हो गई। यहाँ तक कि शाम होने को आ गई मगर रहमत न लौटा। सुल्तान ने फ़ोन भी किया लेकिन राब्ता ना हो सका। सुल्तान ने डिस्पेंसरी बंद कर दी और साथ ही अपने क्वार्टर में जाने लगा तो उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि रहमत डिस्पेंसरी के बाहर बेहोश पड़ा था। डॉक्टर सुल्तान ने उसे उठाया और वापस डिस्पेंसरी में ले आया और फौरन उसके सारे जिस्म का जायज़ा लिया तो उसे मालूम हुआ कि सर पर एक गहरी चोट लगने से रहमत बेहोश हुआ था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? उसके साथ तो उसकी बहन भी थी, वो कहाँ है? हो सकता है रहमत ने उसे अपनी फूफी के घर छोड़ दिया हो। बहुत सारे सवालात थे जिनका जवाब सिर्फ रहमत दे सकता था, लेकिन फिलहाल वो बेहोश था। डॉक्टर सुल्तान ने एक इंजेक्शन तैयार किया और रहमत के बाजू में लगा दिया। सुई की चुभन से रहमत थोड़ा सा कसमसाया और आस्ता आस्ता आंखें खोलने लगा। जैसे ही उसे होश आया फौरन अपनी बहन को पुकारने लगा। डॉक्टर सुल्तान काफ़ी परेशान हो गया। रहमत की जुबानी सारे वाक़े का इल्म हो जाने के बाद डॉक्टर सुल्तान मज़ीद परेशान हो गया। जो रहमत ने बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। हुआ कुछ यूं कि रहमत और उसके बहन साथ वाले गांव जा रहे थे कि रास्ते में उस गांव के नवाब के बेटे और उसके आवारा दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो शराब में धुत थे और ओल फोल पक रहे थे। एक ने तो हद कर दी, रहमत की बहन का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा, जिससे रहमत का खून घोल उठा और उसने उस लड़के को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। बाकी लड़के बड़े नताइज की धमकियां देते हुए वहां से हट गए और रहमत अपनी बहन को लेकर गांव रवाना हो गया। लेकिन वापसी पर सूरत हाल बहुत बिगड़ गई थी। वो शराबी टोला मुकम्मल तौर पर लेस होकर रास्ता रोके खड़ा था। अब उनके साथ दिलावर भी नजर आ रहा था। उन्होंने रहमत के सर में डंडे का एक वार किया जिसके लिए रहमत तैयार नहीं था और एक ही डंडा खाकर बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसे होश आया तो डॉक्टर सुल्तान उसको इंजेक्शन लगा रहा था। सारी सूरत हाल समझ में आ गई कि सारा क्या धरा दिलावर का था। रहमत का खून खोल रहा था कि वो दिलावर की बोटियां नोच लेगा। सुल्तान ने फौरी तौर पर बड़े चौधरी से मिलकर मामले को सुलझाना मुनासिब समझा। वो फौरन हवेली जाने की तैयार हो गई। अचानक हवेली के एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और कहा कि डॉक्टर साहब, बड़े चौधरी साहब को दिल का दौरा पड़ा है और बीबी अंदलीब ने फौरन आपको बुलाया है। ये बात उन दोनों पर पहाड़ की तरह आ गिरी थी। वो जिस चौधरी से रहमत की बहन की बाजियाबी की उम्मीद लगाए जा रहे थे वो खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। अब चौधरी का बचना भी ज़रूरी था, नहीं तो वो दरिंदे पता नहीं रहमत की बहन के साथ कैसा सलूक करते। वो दोनों तेज़ी से हवेली की जानब रवाना हुए। वहाँ एक कहराम मचा हुआ था। डॉक्टर सुल्तान और रहमत फौरी तौर पर चौधरी बरकत को तिबी इमदाद देने लगे। कुछ मखसूस इंजेक्शन लगाने से उनकी तबीयत कुछ हद तक संभल गई। डॉक्टर अंदलीब से मुखातब होकर कहा, चौधरी साहब को फौरन शहर ले जाना होगा ताकि मुकम्मल तौर पर इनका चेकअप हो सके, क्योंकि अभी पूरी तरह इनकी तबीयत बहाल नहीं हुई। अंदलीब बहुत ज़हीन लड़की थी। फौरन शहर जाने की तैयारी का हुक्म देने लगी और डॉक्टर सुल्तान की जानब मतवज्जह हुई और कहा, डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं ना? डॉक्टर सुल्तान ने अंदलीब को दूसरे कमरे में ले जाकर सारी सूरत हाल बता दी कि वो लोग खुद चौधरी साहब के पास आ रहे थे। अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था और चौधरी साहब की हालत भी ठीक नहीं है और साथ साथ रहमत की बहन को भी उस आवारा बदमाशों के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता था। अंदलीब ने अपनी माँ को बुलाकर सारी बात बताई तो वो भी आग बगोला हो गई और फ़ोन पर कहीं राब्ता करने लगी। राब्ता हो जाने के बाद उसने सिर्फ एक ही बात कही और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन दिलावर ने ही उठाया था और अंदलीब की माँ ने दिलावर को वार्निंग दी कि हम बड़े चौधरी साहब को हस्पताल लेकर जा रहे हैं। हमारी वापसी से पहले ही तुम रहमत की बहन को उसके घर पहुंचा दो, नहीं तो बड़े चौधरी तुम्हारा जो हशर करेंगे
वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। चौधरानी ने डॉक्टर और रहमत को तसल्ली दी कि रहमत की बहन बाहिफाजत घर पहुंच जाएगी। रहमत को घर भेज दिया गया और डॉक्टर सुल्तान अंदलीब के साथ शहर के अस्पताल रवाना हो गए। चौधरी बरकत को गांव में ही ज़रूरी तिबी इमदाद के मिल जाने से उसकी जान बच गई। अंदलीब डॉक्टर सुल्तान का शुक्रिया अदा कर रही थी और ढके छुपे अंदाज में मोहब्बत का इजहार भी कर डाला। अब डॉक्टर सुल्तान कोई बचा तो नहीं था कि समझ ना पाता, लेकिन सुल्तान को फ़ौरन गांव वापस आना पड़ा। रहमत की बहन का मामला भी काफ़ी संजीदा था। सुल्तान सीधा रहमत के घर पहुंचा और यह देखकर कुछ हद तक इत्मीनान हुआ कि रहमत की बहन घर पहुंच गई थी। लेकिन गरीब के पास होती तो सिर्फ इज्जत ही है, और वो भी लुट जाए तो बाकी लुटाने को क्या रह जाता है। एक खामोशी सी छाई हुई थी जो किसी बड़े खतरे का पेश खैमा साबित हो सकती थी। रहमत के अंदर एक लावा पक रहा था जिसमें कुछ लोगों का जलकर भस्म हो जाना लिख दिया गया था। खुद डॉक्टर सुल्तान का खून खोलने लगा। उन वडेरों को उनके किए की बरतनाक सज़ा मिलेगी। इंतकाम की आग इन दोनों के अंदर जल रही थी। रात गहरी हो रही थी। डॉक्टर सुल्तान वापस अपने क्वार्टर में लौट आया, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक दिन ऐसे ही खामोशी से गुजर गया। अगले दिन जब डॉक्टर सुल्तान और रहमत एक मरीज का मुआयना कर रहे थे तो रहमत के मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ डिस्पेंसरी में दाखिल हुआ और बताया कि रहमत की बहन ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी है। ये खबर उन दोनों पर एक बम की तरह गिरी। दोनों भागते हुए घर पहुंचे तो रहमत की बहन इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। रहमत दीवानों की तरह रो रहा था। उसकी बड़ी बहन ही उसका सहारा थी। दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। एक हफ्ते के बाद चौधरी बरकत वापस हवेली पहुंचा तो शेर की तरह दौड़ रहा था, क्योंकि सारी तफसील सुल्तान के जरिए अंदलीब को और अंदलीब से चौधरी को मिल चुकी थी। चौधरी ने अपने कुछ खास लोगों को उन तमाम बदमाशों और दलावर की तलाश में रवाना किया और खुद डॉक्टर सुल्तान के हमरा रहमत के घर पहुंचा। रहमत का घर तो बड़ा चक्का था। कुछ देर बाद चौधरी अपनी हवेली चला गया, लेकिन सुल्तान रहमत के पास ही रुक गया। अब सिवाय तसल्ली और सब्र के तलकीन के और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दलावर और उसका शराबी टोला मफरूर हो चुका था। वक्त गुजरता गया। अंदलीब ने अपने दिली जज्बात का जिक्र अपने बाप से किया तो पहले तो वो राजी ना हुआ, फिर बीवी और बेटी के सामने हथियार डाल दिए। यूं अंदलीब डॉक्टर सुल्तान की बीवी बनकर उसके घर आ गई और शादी के दूसरे दिन इतला मिली कि दलावर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया था। लेकिन वो अपने असर रसूख की बिना पर ज्यादा अरसा थाने में न रह सका और बाइज्जत बरी कर दिया गया। दिलावर को अंदलीब और डॉक्टर सुल्तान की शादी की खबर मिल चुकी थी। एक दिन डॉक्टर सुल्तान को दिलावर की कॉल मौसूल हुई। दिलावर चिंगाड़ रहा था कि वो अंदलीब को उससे छीन लेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सुल्तान आने वाले खतरे से आगाह हो चुका था। रहमत भी इंतकाम की आग में जल रहा था। सिर्फ डॉक्टर सुल्तान की वजह से सब्र का दामन थामे हुए थे, नहीं तो उस वक्त दिलावर की लाश चील कव्वे खा रहे होते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिलावर ने सबसे पहले बड़े चौधरी को रास्ते से हटा दिया और उस कत्ल को एक खूनी हादसे का रंग दिया गया। लेकिन बाद में सुल्तान को दिलावर की तरफ से मौसूल होने वाली कॉल से इस बात की तस्दीक हो गई कि उस काम में दिलावर का हाथ था। 2 साल बाद सुल्तान के यहाँ एक खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। रहमत को भी एक खिलौना मिल गया। उसका ज़्यादा वक़्त सुल्तान के बेटे के साथ गुजरता था। डॉक्टर सुल्तान अपनी बीवी और बेटे को लेकर शहर आ गया था और गांव की डिस्पेंसरी की जिम्मेदारी रहमत को सौंप दी गई। बड़ी मुश्किल से रहमत को इस काम के लिए राज़ी किया गया, क्योंकि वो डॉक्टर सुल्तान के साथ रहना चाहता था और सुल्तान का बेटा भी रहमत से काफ़ी मनूस हो चुका था। उसे मामू भी कहता था और चाचू भी। दिलावर ने उनका जीना हराम करने की ठान ली थी। वो अंदलीब को पसंद करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन अंदलीब की तरफ से हमेशा नफरत ही मिली थी।
दिलावर ने एक प्लान बनाया और डॉक्टर सुल्तान और उसकी बीवी को कार हादसे में हलाक करने की ऐसी गलीज हरकत की जिससे सुल्तान की दुनिया ही लुट गई। सुल्तान शदीद जख्मी हुआ, लेकिन उसकी बीवी और बेटा उसको हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गए। इस मुश्किल वक़्त में रहमत ने सुल्तान को सहारा दिया और उसे लेकर शहर से कुछ दूर एक 2 मंजिला मकान में रहने लगे। दोनों खून के आंसू रो रहे थे और उनके दिलों में दिलावर के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि अगर वो उनके सामने आ जाता तो ये दोनों उसका पेट फाड़ डालते। इसलिए इंतकाम की आग में चल रहे थे। आखिर रहमत ने फैसला कर लिया कि वो दिलावर को मौत की घाट उतार कर ही दम लेगा। सुल्तान अभी इस काबिल नहीं था कि वो रहमत के साथ मिलकर इस शैतान को इबरतनाक मौत दे सकता। वो एक तूफ़ानी बारिश की रात थी जब दिलावर के बारे में पता चला कि वो अपने गांव में आ गया है। इसलिए रहमत को सुबह ही उस काम के लिए निकलना था। रात कट ही नहीं रही थी, बारिश मुसलसल हो रही थी। सुल्तान खिड़की से बाहर 2 सुनसान सड़क को देखे जा रहा था। तब उसकी नज़र सड़क के किनारे बेहोश पड़ी सोनिया पर पड़ी थी, जिसे दोनों उठाकर ले आए थे। सोनिया एक हसीन कातला थी जिसने इंतकाम की आग में जलते हुए अपने बाप के कातलों को इबरतनाक मौत दी।